अब अपने जो है वो स्विच ऑफ कर लें माइक्स जो हैं। आज हमने जो है वो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इसको स्टडी करना है। तो प्रीवियसली हमने दो किस्म के हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हैं उनको स्टडी किया है। एक तो हमने स्टडी किया है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि जिसके अंदर हमने फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है उसको नहीं लिया था, और दूसरा हमने जो स्टडी किया वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी किया है जिसके अंदर हमने फ्रिक्शन ऑफ एयर को लिया था। तो यहाँ पर अब ये कंसेप्ट हमने देखना है कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस और फोर्स्ड ऑसिलेशन का कंसेप्ट हमने देखना है। तो अभी सो फार जो आपने जो नेचुरल ऑसिलेशंस थी वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपने क्या निकाली थी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई के ओवर एम अंडर रूट। ठीक है, ये आपने ओमेगा की वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट किया था अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है। और ये कब थी? ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर या फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है उसकी एब्सेंस में ये आपके पास वैल्यू थी। ठीक है, सॉरी, बल्कि आप इसको कहें कि ये ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये वैल्यू आपने निकाली थी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट हो, बट इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट है, तो ओमेगा प्राइम हमने निकाला था डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए के ओवर एम माइनस बी ओवर 2m का स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाली। यहां तक अभी तक ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको हमने स्टडी किया। लेकिन अब जो हमने स्टडी करना है वो हमने फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना है, यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल क्या हो सकती है कि आपके पास सपोज करें कि एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये लटका हुआ सपोज, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये यहां से एंगल बनाता हुआ इधर आता है। अब ये दोबारा इधर आएगा, इधर आएगा। अब ये दोबारा जब आपकी तरफ आएगा तो आप दोबारा इस पर फोर्स लगा देंगे, फिर ये दोबारा आपकी तरफ आएगा तो आप दोबारा इसके ऊपर फोर्स लगा देंगे। इसी तरह जो जो ये बार बार आता जाएगा, आप इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगानी शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये फोर्स जो है
तो ये फोर्स बार बार लगाने से इस हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि एक दफ़ा आपने इसको फोर्स लगाई तो इस सिंपल पेंडुलम ने ऑसिलेट करना शुरू किया। अब ये दोबारा जब आपके पास आता है, आप दोबारा इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फिर ये आपके पास आता है, फिर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आप जो इसके ऊपर पीरियाडिक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, उस पीरियाडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के साथ मैच कर जाएगी और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। आप देखें ना, जिस तरह ये पींग होती है, पींग के ऊपर जो झूला होता है, वो झूला भी एक पेंडुलम की तरह ही होता है। आप जब उस झूले को पहले एक दफ़ा देते हैं तो वो झूला झूलता रहता है, लेकिन अगर आप पीछे से बंदा बार बार उस पींग के ऊपर फोर्स लगाए तो उसके झूलने का एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो इसी तरह ये सिंपल पेंडुलम के केस में भी यही चीज़ होती है। ये किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में ऐसे ही होता है कि अगर इस पर बार बार आप फोर्स लगाएंगे तो वो उस फोर्स की नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ मैच करेगी तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो ये जो इस किस्म की ऑसिलेशंस होती हैं, इनको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस वो होती हैं कि जिनमें जो पीरियाडिक फोर्स आप लगा रहे हैं, वो पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, ठीक है, तो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और इस किस्म की जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। अब इसकी जो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी of the periodic force exerting on the simple harmonic oscillator becomes equal to the natural frequency of oscillation of simple harmonic oscillator, the simple harmonic oscillator starts to vibrate with maximum amplitude this condition is known as resonance. And such oscillations are known as forced oscillations, ठीक है। और इनको हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। बार बार आप इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। तो जब आप किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर बार बार पीरियाडिक फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर कौन सी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी? उसके अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी फोर्स्ड ऑसिलेशन। और जब पीरियाडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ मैच कर जाएगी तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त रेजोनेंस जो है वो अकर कर जाएगी। अब इसकी जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं
इनकी एग्जांपल जो हैं उनमें एक पहली एग्जांपल तो है कि जो मार्च होता है सोल्जर्स का ऑन ब्रिज, ठीक है। एग्जांपल्स देखें आप, नंबर 1 मार्च ऑफ सोल्जर्स का जो मार्च है ब्रिज के ऊपर, ऑन ब्रिज, पहली एग्जांपल। नंबर 2 पर माइक्रोवेव ओवन। नंबर 3 द मोटर वाइब्रेट ड्यू टू jerks and restoring torque is produced। और नंबर 4 पे the eardrum vibrate when exposed to sound waves। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। अब देखें जो सोल्जर्स होते हैं ब्रिज के ऊपर, उनको कहते हैं कि एक ही कदमों के साथ आप मार्च ना करें। ज़ाहिर बात है कि उनके कदमों की एक पीरियाडिक फोर्स होती है। अगर उनके कदमों की पीरियाडिक फोर्स की नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो जो ब्रिज है उसके मटेरियल के एटम्स के साथ मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स जो होता है ब्रिज के मटेरियल का वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ब्रिज थरथराने लग पड़ता है, हो सकता है कि वो नीचे गिर जाए, फॉल डाउन कर जाए। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव्स आप यूज़ करते हैं। आप जो खाना होता है उसके अंदर एटम्स होते हैं, उन एटम्स के ऊपर माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी फॉल करती है, अगर उनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के साथ मैच कर जाए तो वो एटम जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। तो जब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपको खाना जो है वो गर्म होकर मिलता है। इसी तरह जो मोटर वाइब्रेट करती है, ये एक डोंकी पंप आपके घरों में लगे होते हैं, तो वो क्यों वाइब्रेट करती है? क्योंकि एक रिस्टोरिंग टार्क उसके ऊपर दोबारा पीरियाडिक फोर्स लगा रहा होता है जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करती है। इसके अलावा ईयर ड्रम, आपका जो ड्रम होता है कान के अंदर, जब वो साउंड वेव्स को एक्सपोज होता है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। यानी कि साउंड वेव्स उसके अंदर, साउंड वेव्स क्या करती हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशंस उस ईयर ड्रम के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है यहां पर एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स वो है ओमेगा डबल प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई एफ। हमने ओमेगा प्राइम जो है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ली थी। ओमेगा डबल प्राइम जो है इसको हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। ये फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। अब टोटल फोर्स जो है यहां पर क्या होगी? अब आप देखें कि टोटल फोर्स यहां पर जो है एफ, इसमें एक टर्म तो आएगी माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स की, स्प्रिंग मास सिस्टम हमने ले लिया। एक आएगी रेजिस्टेंस ऑफ एयर ड्रैगिंग फोर्स माइनस बी वी, और एक टर्म आएगी एफ एम कॉज ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी। ये टर्म जो है, ये टर्म जो इसके अंदर ऐड हुई है
दिस इज द टर्म ऑफ पीरियाडिक फोर्स। ये हमारे पास पीरियाडिक फोर्स की टर्म है और उसमें एफ एम जो है वो एक कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ये हमारे पास ड्रैगिंग या फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। और वो जो एंड वाई टर्म है वो पीरियाडिक फोर्स है। तो अब एफ एम जो है इसके अंदर इस पीरियाडिक फॉर्म में ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ऑफ पीरियाडिक फोर्स। ये पीरियाडिक फोर्स का मैक्सिमम जो है वो एम्पलीट्यूड है आपके पास। अब यही जो इक्वेशन है ये वाली इसके अंदर न्यूटन्स सेकंड लॉ अगर आप लगा दें तो न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ एम कॉस ओमेगा डबल प्राइम टी के बराबर आ जाए। तो यहां से ए की वैल्यू माइनस के ओवर एम एक्स माइनस बी ओवर एम वी प्लस एफ एम ओवर एम कॉस ओमेगा डबल प्राइम टी, ये आ जाएगा। अब यहां पर ए जो है वो बराबर है डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर के और वी बराबर है डी एक्स ओवर डी टी के। तो ये वैल्यू जो है ये आप इसके अंदर इनको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स माइनस बी ओवर एम डी एक्स ओवर डी टी प्लस एफ ओवर एम को हम किसी कांस्टेंट जी नॉट के बराबर ले लेते हैं। एफ ओवर एम को किसी कांस्टेंट जी नॉट के बराबर, के ओवर एम जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर और बी ओवर एम जो है वो 2 बीटा के बराबर है। So that is equal to G naught cos ओमेगा डबल प्राइम टी। तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर, इस तरफ लेके आए प्लस 2 बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी। दिस इज सेकंड ऑर्डर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? दिस इज सेकंड ऑर्डर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मेरी बुक में सॉल्व हुई है, इसका सलूशन मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं इधर ये आपको इसका सलूशन नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको यहाँ पर इसके सलूशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये एक सेकंड ऑर्डर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस सेकंड ऑर्डर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका जो सलूशन है उसके दो पार्ट्स होते हैं। इट्स solution has two parts। इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, x ऑफ t, x s ऑफ t, या पहले इसको चलें x इनिशियल और प्लस x होमोजीनियस। तो ये x इनिशियल ऑफ t जो है ये स्टेडी स्टेट x ऑफ t के बराबर होता है। तो x ऑफ t
एक्स एस ऑफ टी प्लस एक्स एच ऑफ टी, यानी कि दो पार्ट। स्टेडी स्टेट सोल्यूशन एक्स एस ऑफ टी जो है ये स्टेडी स्टेट सोल्यूशन है, ठीक है। एक्स एस ऑफ टी ये कौन सा सोल्यूशन है, ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है। यानी कि ये स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट हो इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन क्या है, टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस। ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंडीशन, यानी कि ये टाइम स्टेडी स्टेट है, ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसका ये जो सॉल्यूशन हम यहां पर अज्यूम करेंगे वो सॉल्यूशन जो एक्स एस ऑफ टी का जो स्टेडी स्टेट है वो होगा एक्स एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए एस साइन ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी प्लस फाइव। यहां पर ओमेगा प्राइम जो है ये फ्रिक्वेंसी है किसकी, पीरियोडिक फोर्स की। तो ये सॉल्यूशन हम अज्यूम करेंगे, लेकिन मैं अब इसको इस पे पुट करके सॉल्व जो है वो नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ए एस की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है, और ए एस की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल सॉल्यूशन जो है एक्स एस ऑफ टी निकल आएगा। तो हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो ए एस की वैल्यू आती है वो ए एस की वैल्यू आती है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टेप, वो आती है हमारे पास एफ एम साइन ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आती है एक्स एस ऑफ टी की, यानी कि इसके अंदर ए एस जो है जो ए एस है उसकी वैल्यू हमारे पास एफ एम डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर का अंडर रूट, वो ये वैल्यू है। तो ये एक्स एस, अब मैंने अब ये बीच में इसका ये सॉल्यूशन नहीं निकाला, ए एस की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी है, ये वैसे बुक में निकली हुई है, लेकिन हमें इसको निकालने की जरूरत यहाँ पर आपके कोर्स के अंदर जो है वो नहीं है। अब इसके अंदर जो ये वाला फैक्टर है, ये नीचे जो आ रहा है इसके एक्स एस ऑफ टी के, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन तो आपने पहले निकाला हुआ है। देखिए टोटल सॉल्यूशन जो है एक्स एस ऑफ टी आपके पास आ जाएगा। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है, वो जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, एक्स एच ऑफ टी क्या निकाला था आपने, एक्स एम ई की पावर माइनस बी ओवर टू एम टी कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव, ये आपने निकाला हुआ है पहले। तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा एफ एम साइन ओमेगा डबल प्राइम टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस अब ये वाला सॉल्यूशन एक्स एम ई की पावर माइनस बी ओवर टू एम टी कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। अब ये टोटल सॉल्यूशन है उस इनहोमोजीनियस सेकंड ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें मैंने एस की वैल्यू नहीं कैलकुलेट की, मैंने इसको डायरेक्ट जो है वो लिख दिया। अब हमें असल में गर्ज है इस टर्म से, इसके अंदर ये जो नीचे आ रही है इसके रेजोनेंस को डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास ये जो टर्म है ये वाली, इसको हम क्या देते हैं, ये दैट इज इक्वल टू जी। जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वायर। ये टर्म है हमारे पास बेसिकली। तो अब इस टर्म से हम रेजोनेंस जो है उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, पहली बात ये है कि जो हमारे पास ये जो सोल्यूशन निकाला है इसके अंदर ये जो एक्स ऑफ टी हमने निकाला है, इसके अंदर पहली टर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टेडी स्टेट सोल्यूशन को। ये स्टेडी स्टेट सोल्यूशन है। स्टेडी स्टेट सोल्यूशन कौन सा होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंडीशन से, यानी कि जो इनिशियल कंडीशन जैसे टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज ट्रांजिएंट। ठीक है, जो स्टेडी स्टेट सोल्यूशन है it is also known as transient। इसको हम ट्रांजिएंट का नाम भी देते हैं। ट्रांजिएंट जो है सॉरी जो मैं उल्टा कह जाऊं, जो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है इसको ये तो इसको ट्रांजिएंट नहीं कहते। जो सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है वो कौन सा है? वो ये वाला सॉल्यूशन है दूसरा। तो जो सेकंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म है वो तो रिप्रेजेंट कर रही है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन को। वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंडीशन ऑफ जो सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है उससे, और वो क्या करेगी, उसके अंदर वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन जो सेकंड टर्म है ये वाली, ये इनिशियल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है और इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट। द फर्स्ट टर्म इन above solution is independent of initial conditions, but second term depend upon, लेकिन जो दूसरी टर्म है वो डिपेंड करती है इनिशियल कंडीशंस के ऊपर। एंड नोन एज ट्रांजिएंट, और उसको हम ट्रांजिएंट का नाम देते हैं। तो ट्रांजिएंट जो होते हैं ये हमेशा इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब जाहिर बात है इनिशियल कंडीशन क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो सेकंड टर्म है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका ऑसिलेटर जो है वो डिके करना शुरू कर देता है, उसकी ऑसिलेशन जो है वो डाई आउट होना शुरू हो जाती हैं। ये टर्म यही डिपेंड कर रही है। लेकिन ये टर्म जो है इसके अंदर पीरियाडिक फोर्स आ रही है। तो पीरियाडिक फोर्स का मतलब ये है कि जब आप पीरियाडिक फोर्स लगा रहे हैं तो पीरियाडिक फोर्स लगाने से आप एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो ऑसिलेटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि जब फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से उसकी ऑसिलेशंस डाई आउट होना शुरू होती हैं तो आप फिर दोबारा पीरियाडिक फोर्स लगा के, अब जाहिर बात है जब ऑसिलेशंस डाई आउट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो आप जब दोबारा पीरियाडिक फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं तो उसकी एनर्जी को दोबारा इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए फर्स्ट टर्म जो है वो स्टेडी स्टेट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाता है ड्यू टू पीरियाडिक फोर्स, क्योंकि पीरियाडिक फोर्स की वजह से फिर वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आप देखें कि जो हमारे पास एक्स एस ऑफ टी है इसमें वो टर्म हमने ली है एफ जी साइन ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी प्लस फाइव, ये टर्म। अब इसके अंदर अगर हम के जी जो है फैक्टर
जो मैंने अभी पीछे डिफाइन किया ये 0 के बराबर है, तो Fm ओवर G, Fm ओवर 0 गोज टू इन्फिनिटी, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अगर G 0 हो, अगर G गोज टू 0 तो ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेट करेगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर is maximum and it vibrates for infinite time, यानी कि आप इसको एक दफा वाइब्रेशन दे देंगे तो फिर ये वाइब्रेट करता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो अब यही जो जी को आपने यहाँ पर 0 पुट किया है, इसको उस जी वाले फैक्टर के अंदर अगर हम रखें जो हमने डिफाइन किया था कि जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर अंडर रूट, इसमें अगर हम बी को जी को 0 रख दें यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, और इस 0 के साथ ही यहाँ पर हम कहेंगे कि डैम्पिंग बहुत स्मॉल है तो बी को भी 0 के बराबर कर दें, तो ओमेगा स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर इंटू ओमेगा डबल प्राइम का अंडर रूट, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो 0 ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा डबल प्राइम, तो ये काट गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डबल प्राइम। व्हाट इज दिस? दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डबल प्राइम। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इसके ऊपर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम, द हार्मोनिक ऑसिलेटर oscillate with maximum amplitude, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, क्योंकि जो पीरियाडिक फोर्स है पीरियाडिक फोर्स की वजह से ऑसिलेटर जो है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी हासिल कर लेता है। जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी हासिल कर लेता है तो वो डैम्पिंग जो होती है फ्रिक्शनल फोर्स की उसके ऊपर ओवरकम करता है, ठीक है। वो डैम्पिंग जो है वो कम, जिसकी वजह से अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है उसकी बेसिकली उसकी वजह से डेसिपेशन ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कि ऑसिलेटर की एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती है, ऑसिलेटर की एनर्जी जो है वो कम होती है। तो जब ऑसिलेटर की एनर्जी कम होती है तो वो ऑसिलेटर की एनर्जी कम होने से वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑसिलेशंस जो है वो डाई आउट, जाहिर बात है एनर्जी कम होगी तो ऑसिलेशंस कम होगी, लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑसिलेशंस जो हैं वो ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस के ऊपर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो पीरियाडिक फोर्स से मिल रही होती है। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड करता है रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डबल प्राइम, यानी कि रेजोनेंस पर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता एज इट गेट्स एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द पीरियाडिक फोर्स, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो पीरियाडिक फोर्स जो है उससे हासिल करता है।
तो इसका मतलब है कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है रेजोनेंस के ऊपर। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड एट रेजोनेंस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो रेजोनेंस, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पीरियोडिक फोर्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देती है जिसकी वजह से उसके एनर्जी कांस्टेंट रहती है और वो एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट जो है वो करता रहता है। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एम्पलीट्यूड और ओमेगा डबल प्राइम के दरमियान। तो ये कुछ इस तरह के ग्राफ आएंगे आपके पास। तो पहला जो है ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज डैम्पिंग के लिए ये कर्व्स हैं, ये B1, ये B2 और ये B3। ठीक है, तो ये कर्व्स क्या शो कर रहे हैं कि कब आपके पास दीज कर्व्स शो लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम डैम्पिंग। और ये जो इनकी पीक है ये एक्चुअली रेजोनेंस की कंडीशन है। ठीक है, यानी कि पीक के ऊपर जाके आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, क्योंकि एम्पलीट्यूड के वजह से तो ये एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का, ये स्मॉल डैम्पिंग है, ये मीडियम डैम्पिंग है और ये लार्ज डैम्पिंग है। और जहां पर मैक्सिमम पीक आ रही है वो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो मैं जब पढ़ाऊंगा वेव्स तो मैं स्टार्ट करूंगा इसको